गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे अपना और अपने परिवार का, और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने साइंस की वर्कशीट नंबर 2 लेकर आई हूँ, जो कि क्लास 6 की वर्कशीट है। इस क्लास 8 की वर्कशीट है, और ये 16 सितंबर वेडनेसडे आज को आई है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और आपको पता है कि हमारी जो वर्कशीट थी ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही थी। तो हमने उसमें पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ये इनकी टाइप्स हैं। और कोरोना भी एक वायरस है, और हमें अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि ये जो गुड बैक्टीरिया है या गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ें, और जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो घट जाएं। ठीक है, तो हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सूक्ष्म जीव, यानी कि उन सूक्ष्म जीव हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले भी करते हैं और बुरा रोल भी प्ले करते हैं। तो उनके इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, मतलब उनका हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल है। Microorganisms help us in making many kind of food products. They are also used for various purpose. Like इन्होंने कहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है बहुत सारे फूड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम बहुत सारी आइटम्स को देख रहे हैं। आप बताओ, आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो सबसे पहले मेकिंग चीज़ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? मेकिंग ब्रेड। उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, मेडिसिन्स प्रिपरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सारी जो आइटम्स यहाँ पर दी हुई है ना, सॉरी, ये सारी जो आइटम्स दी हुई है ना, ये सारी की सारी आइटम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हम चीज़ की बात करें, तो चीज़ हम कैसे बनाते हैं? चीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले दूध को बॉइल्ड कर देते हैं, फिर उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, तो पनीर बन जाता है। उस पनीर का ही चीज़ बनता है। अब मेकिंग ब्रेड, अब ब्रेड बनाने में हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे हेल्प करते हैं? जैसे हमने आटा लिया, उसके अंदर दूध डाला, उसके अंदर हम खाने का सोडा डालते हैं ना, मीठा सोडा, खाने का सोडा या इनो। उसकी वजह से क्या होता है, 2 मिनट के अंदर जो बैटर होता है वो बिल्कुल फ्लपी हो जाता है, उसमें बबल्स आने लग जाते हैं। जो वो बबल्स आते हैं ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की वजह से ही होते हैं। उसके बाद है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ये कैसे बनता है? जैसे आपने देखा होगा कि हमने पहले एक वर्कशीट भी की थी कि पीछे हमें जो कचरा होता है वो गीले डस्टबिन में, गीला कूड़ा जो होता है वो हरे डस्टबिन में डालना चाहिए, सूखा जो कूड़ा होता है वो नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, या अपने घर में भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो जैसे कुछ गीला कचरा जो होता है ना, उसको मिट्टी में दबा देते हैं, और मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। मिट्टी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो क्या करते हैं, उस कूड़े को, उस गीले कचरे को कंपोजिट करके खाद बना देते हैं। उसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही होता है। उसके बाद मेडिसिन प्रिपरेशन, मेडिसिन प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। जैसे हमारी जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर आपको पता है हवा भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। तो उसके साथ साथ छोटे छोटे रेड वॉर्म्स होते हैं, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो भी हम डालते हैं उनको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको पोटाशियम, नाइट्रोजन, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। और उससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। क्योंकि जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, उस प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी की, पानी की ज़रूरत पड़ती है, और मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो मिट्टी में जो राइजोम्स होते हैं ना, राइजोबियम, वो क्या करते हैं कि जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट प्लांट्स नहीं बना सकते। तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन क्रिएट करते हैं, और फिर वो नाइट्रोजन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वहाँ से उनके लीव्स में जाता है, और फिर फूड बनता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बिसाइड्स दिस दे आर ऑल्सो
यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स। इसके अलावा पिकल्स बनाने के लिए भी, अचार बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। आप देखते होगे कि पिकल बनाने, अब जब हम पिकल बनाते हैं ना, अचार बनाते हैं, तो उसको उसी दिन नहीं खाया जाता, उसको 10-15 दिन के बाद खाया जाता है। क्यों खाया जाता है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिरका डलता है ना, सिरका आपको याद हो, पिकल्स में कुछ लोग सिरका डालते हैं या सरसों का तेल डालते हैं। तो क्या होता है, जो भी हम मसाले डालते हैं उन मसालों का एक मिक्सचर तैयार करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। डब्बा बंद कर देंगे तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। डोसे का बैटर बना देते हैं। डोसे का बैटर बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग सूजी का, कुछ लोग उड़द की दाल का और चावल के आटे का यूज़ करते हैं, और सुबह उसको भिगो के रख देते हैं। भिगो के रखने के बाद शाम को उसको बनाते हैं, उसमें इनो और खाने का सोडा डाल के उसमें बबल्स आ जाते हैं, तो हमारा बैटर जो, अगर बबल्स जितने अच्छे आते हैं ना तो बैटर भी उतना अच्छा तैयार होता है। तो डोसे का बैटर तैयार हो जाता है, फिर हम अच्छा अच्छा डोसा खाते हैं। इसी तरह से इडली भी खाते हैं। और अल्कोहल बनाने के लिए कैसे काम आता है, आप बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल बनाने में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं? आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, फिर मैं आपको बताती हूँ। सोच लिया? चलो अब मैं बताती हूँ आपको। अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल का मतलब होता है शराब। वो क्या, जो फ्रूट्स होते हैं ना हमारे, फल, उनको गला सड़ाकर बनाया जाता है। फलों को गला सड़ाकर जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो जाते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि फलों को, जो खराब फल होते हैं उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। सॉइल फर्टिलिटी मतलब भूमि की कैपेसिटी को डेवलप करता है, ताकि जो फार्मर्स हैं अच्छी तरह से खेती कर सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, रेड वॉर्म्स, लाल कीड़े, वो हमारे केचुए जिसे हम कहते हैं, लाल केचुए, वो हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उन अगर जो रेड वॉर्म से जो खाद उत्पन्न होती है ना, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है किसानों के खेतों को। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद पिंकी है, एक लड़की है पिंकी, वो अपनी टीचर से कुछ सवाल करती है और फिर टीचर उसका जवाब देती है। तो पिंकी जब सवाल करती है ना, हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब हम लेसन को रीड करते हैं, तो हम अपनी टीचर से पूछते हैं ना। तो ऐसे ही पिंकी ने अपनी टीचर से पूछा, आस्क हर टीचर, अपनी टीचर से पूछा, मैम यू टोल्ड अस दैट द कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ पे लिखा हुआ था कि कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी हेल्प से कर्ड भी बनती है। तो इन्होंने कहा कि मैम आपने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कर्ड बनती है, लेकिन मेरी मम्मी है ना, माई मॉम, मेरी मम्मी, माई मॉम जस्ट एडिड लिटल बिट ऑफ कर्ड, लेकिन मेरी मम्मी ने थोड़ा सा ही डाला कर्ड, मतलब 1 चम्मच डाला, टू वार्म मिल्क एट नाइट, नाइट में डाला गर्म दूध में 1 चम्मच, एंड द सेम मिल्क टर्न इनटू कर्ड इन द मॉर्निंग, और रात को क्या हुआ, पूरे दूध का दही जम गया। तो ये सब क्या है, कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कौन पूछता है? पिंकी। किससे? टीचर से। कि टीचर आपने तो कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उससे कर्ड बनता है, लेकिन मेरी मम्मी ने तो थोड़ा सा दही लिया और उसको बड़े से बाउल में गर्म दूध में, थोड़ा सा हल्का गर्म दूध में उसको डाल दिया, और वो सुबह उठ के देखा तो दही जम गई। अब ये कैसे हुआ? तो टीचर ने जवाब दिया, टीचर ने जवाब दिया किसको? पिंकी को, क्योंकि क्वेश्चन किसका था? पिंकी का। ए बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैलिसिस। अब टीचर कहती है कि एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैलिसिस, और वो कहाँ पाया जाता है? दही के अंदर होता है। ठीक है। प्रेजेंट इन द कर्ड, वो दही के अंदर होता है। यूअर मदर एडिड लिटल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वार्म मिल्क। तुम्हारी मम्मी ने जो गर्म दूध में थोड़ा सा वो डाला है ना दही, उसके अंदर लैक्टोबैलिसिस था, और उस लैक्टोबैलिसिस ने क्या किया, उस बैक्टीरिया ने क्या किया, रिप्रोड्यूस, वो बढ़ता चला गया। रिप्रोड्यूस मतलब वो अपने आप को उसने खुद ही पैदा कर दिया। एंड मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एट सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड। आपको पता है दही जमाने के लिए ना थोड़ा गर्म एंड टेम्परेचर चाहिए होता है। ठंडे मौसम में जो है वो दही कम जमती है। तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि दही को हॉट केस में जमाते हैं, हॉट केस में। कुछ लोग आटे के डब्बे में दही को डाल देते हैं, या कुछ लोग गर्म दूध में जब दही डालते हैं तो उसको, उस बर्तन को कपड़े से लपेट देते हैं, क्योंकि हमें एक स्पेशल सुटेबल टेम्परेचर चाहिए ही होता है
दही को बनाने के लिए एक हमें सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि गर्म वातावरण में ही, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठीक सा होना चाहिए, क्योंकि गर्म वातावरण में ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, आगे आ गया है आपको समझ में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना वन थिंग डैट, एक चीज़ याद रखनी है, द मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड शुड नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो ठंडा होना चाहिए दूध और ना ही हॉट होना चाहिए। ऐसा क्यों? ज़्यादा हॉट होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा गर्मी में भी कीटाणु जो सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मर जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि फ्रिज का टेम्परेचर बहुत हॉट होता है तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो मर जाते हैं। आपने देखा है कि कभी कि दही जमाने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं? ऐसे नहीं होता ना, किचन में ही रखते हैं ना दही जमाने के लिए, फ्रिज में तो नहीं रखते ना। तो इसलिए हमारा जो दही जमाने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए वो ना तो ज़्यादा हॉट होना चाहिए ना ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा दूध भी जो है जिसमें हम खट्टा डालते हैं वो भी ज़्यादा ना तो गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, बट इट शुड बी लिटल वार्म ओनली, थोड़ा सा ही गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने ये पूरा सब पढ़ा कि पिंकी ने कैसे अपने टीचर से क्वेश्चंस किए। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, कैसे जो कर्ड है वो मिल्क से प्रिपेयर्ड होती है, कैसे होती है? लैक्टोबैसिलस की वजह से होती है ना। थोड़ा सा जो कर्ड है वो मिल्क के अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ पे यही आएगा, एडेड लिटिल बिट्स ऑफ कर्ड इनटू द लुकॉम वाटर। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट आर टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड। अब आपको पता है कर्ड बनाने के लिए पानी तो नहीं चाहिए होता है, और कर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? हल्का सा गर्म दूध और थोड़ा सा खट्टा, यानी कि थोड़ा सा दही, 1 चम्मच दही बहुत है। ठीक है, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द कर्ड, कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैलिसिस, आपको दिया भी हुआ है नाम लैक्टोबैलिसिस। ये हमारे लैक्टोबैसिलस, ये हमारे किसके अंदर होता है? कर्ड के अंदर होता है लैक्टोबैलिसिस, सॉरी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद है, राइट एनी 4 यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको 4 यूज बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो आप इनमें से कोई भी 4 यूज बता सकते हो। ठीक है, डोसा वगैरह भी हमारा जो बनता है, इडली डोसा, वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है, अल्कोहल भी, तो आप कोई भी 4 नाम लिख सकते हो इनमें से। उसके बाद है, राइट एनी 4, ये हो गया। उसके बाद है, विच मिल्क प्रोडक्ट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम। अब आपको ये बताना है कि आपको कौन सा मिल्क प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप कोई भी बता सकते हो। जैसे कर्ड है, आपको अच्छी लगती हो तो आप कर्ड बता सकते हो, यानी कि दही। और आप अगर आपको मिल्क से पूछा है ना, मिल्क से क्या क्या बनता है, तो मिल्क से आपका क्या बनता है? पनीर बनता है ना पनीर। और क्या बनता है मिल्क से? जो फर्मेंटेशन होती है मिल्क से, और केक भी बनता है मिल्क से, है ना, केक बनता है ना मिल्क से, और फर्मेंटेशन भी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो आप कोई भी इनमें से एग्जांपल बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपने इस वर्कशीट को एंजॉय किया होगा, और आपने एंजॉय करते हुए बहुत कुछ सीखा होगा और देखा भी होगा अपने घर में। तो इस वर्कशीट को आप करते रहिए जब तक हम नई वर्कशीट के साथ नहीं आते हैं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है आपको, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।